रही बात वोकेबलरी की, तो चूंकि रीडिंग कर रखा था तो एमबी वगैरह देखता था तो ऑलमोस्ट 50 to 60% वो हो रखे होते थे, क्योंकि रीडिंग था तो। और कुछ नहीं था तो मैं क्या करता था, उसको एक लिस्ट में नोट कर लेता था, और जितने भी लॉन्ग मैन डिक्शनरी जो सर ने बताया था क्लास के दौरान, उसको उसके स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास रखता था और बार बार उसी को रीड करता था। और दिन रात मतलब अब रोड पे भी चल रहा है तो उसको लेके चल रहा है कि हाँ भाई देख रहे हैं उसको, वो फिर सबकॉन्शियस लेवल में चला गया था। फिर ऐसा हो गया था कि कोई क्वेश्चन आता था तो पहले मेरे को सेंटेंस याद होता था, अच्छा ये वाला था, तो फिर ऑटोमेटिकली हो गया, बहुत ईजी हो गया था प्रोसेस। मैंने देखा जो स्टूडेंट्स को सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है वो आती है अपनी तैयारी के दौरान अपने डेडिकेशन को मेंटेन रखने में। स्टूडेंट्स तैयारी तो शुरू कर देते हैं लेकिन 3 महीने बाद 4 महीने बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि यार शायद ना वो बात नहीं बन रही या कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर वो अलग अलग स्ट्रेटजी चेंज करने लग जाता है। तो आज हमारे साथ हैं आशुतोष। सबसे पहले तो ये आपको अपनी स्कोर बताएंगे, मार्क्स बताएंगे और अपनी जिस पोस्ट पे सिलेक्ट हुए वो बताएंगे। उसके साथ जो जैसा मैंने आपको सवाल बताया, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे इन्होंने प्रिपरेशन शुरू करी थी 2018 में और इनका सिलेक्शन हुआ है सीजीएल 2020 के थ्रू, तो इस 2 साल के फेज़ में इन्होंने अपने आप को कैसे डेडिकेटेड रखा, तो वो अपन जानना चाहेंगे आशुतोष से। मुझे लगता है कि आप सबको भी जो मेन दिक्कत आ रही है, क्योंकि टीचर्स सब वही पढ़ा रहे हैं, है ना, स्टूडेंट्स आप लोगों के सोर्सेज भी वही हैं, लेकिन मेन जो है कि पेशेंस और वो डेडिकेशन जो है उसको कैसे मेंटेन किया जाए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो वेलकम आशुतोष। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बताना चाहोगे सबसे पहले अपनी मार्क्स, अपने रैंक वगैरह के बारे में, और फिर अपना कैसे आपने 2 साल तक अपने आप को डेडिकेटेड रखा। हेलो एवरीवन, मेरा जो मार्क्स था सीजीएल 2020 में, मेरे मार्क्स थे 592 एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 171 थी और मुझे एएसओ इन एमई पोस्ट मिली है। और इस तैयारी के दौरान डेडिकेशन कैसे मेंटेन रखा अपना, उसको कैसे डिफाइन करोगे, क्या क्या चीज़ें करी? सर डेडिकेशन कुछ ऐसा था सर कि मैंने अच्छे टाइम दे रखा था इस प्रिपरेशन में, तो सर छोड़ने का कोई ऑप्शन होता नहीं है सर, क्योंकि मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड होती वो कुछ टेक्निकल टाइप नहीं रही है, तो मुझे करना था तो यही करना था, मेरे पास कुछ ऑप्शन थी नहीं। कई बार होता है कि ऑप्शन नहीं होता है तो आप ज़्यादा डेडिकेटली तैयारी करते हो, तो मेरे लिए यही था सर। तो और छोड़ भी देता तो सर वही होता कि वो पूरा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता सर। तो वही है कि आपको अंत तक तैयारी करना ही होता है और कोई ऑप्शन होता नहीं। और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताओगे? सर मेरा सिंपल ग्रेजुएशन रहा है, बीए इन इकोनॉमिक्स मैंने किया है बगद यूनिवर्सिटी से। मेरी 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है एंड देन उसके बाद फिर मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की, सीरियसली की। 2019 में मेरा जो है 12-15 मार्क्स के लिए मेरे फाइनल सिलेक्शन रुक गई थी, बट वही है कि 2019 की जो प्रिपरेशन मैंने की थी तो वो मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया और 2020 मैंने अच्छी रैंक पा करके ये सोनिया में ये पोस्ट मिली है मेरे को। तो एक तो हुआ जैसे अपने अंदर जो डिटर्मिनेशन होता है वो बेसिकली आया आपका कि मुझे पता था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो मुझे करना यही है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मैंने देखा ना, जैसे 10-15 दिन बच्चा बड़ा डेडिकेटेडली पढ़ता है, फिर 1-2 दिन बीच में ऐसे आते हैं जिसमें, और मुझे लगता है हर बच्चे के साथ दिक्कत है और इसमें कुछ ऑकवर्ड नहीं है, सबके साथ होता है कि आज ना शायद वो एफिशिएंसी नहीं आ रही या वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज मूड ठीक नहीं लग रहा। तो उन डेज से कैसे टैकल करते थे, मतलब कि तैयारी वापसी ट्रैक पे आ जाए, उन दिनों में ऐसा क्या करते थे? मतलब कुछ ना कुछ फ्रूटफुल ही करता था जो कि ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन करे मेरे प्रिपरेशन में। मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक था। मैं क्या करता था, कोई दिन मान लो पढ़ने का मन नहीं है, न्यूज़पेपर ले आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी हुआ, और मैं 5-6 घंटा पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगता था मेरे को। इनफैक्ट मेरे को डिफेंस रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, तो मैं वही पढ़ते रहता था सर। और मॉक्स भी दे दिया, कोई दिन 2 मॉक्स 3 मॉक्स दिए जा रहा हूँ। जो शॉर्ट क्विजेज़ होती है, ग्रेड अप पे होती है, अनअकैडमी पे होती है, तो मैं ये सब क्विजेज़ देते रहता था। और वही है कि मेरा फन टाइम उसी में बीत जाता था, टाइम भी जाता था और वो वैल्यू भी ऐड कर देता था। और प्रिपरेशन भी मेरा ब्रेक नहीं होता था, क्योंकि ब्रेक आने के बाद फिर बहुत मुश्किल होता है फिर उसको फिर वापस से अपने प्रिपरेशन को वो लाइन में लाना। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे कुछ ऐसा करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, कुछ भी, जैसे आपको आर्टिकल पढ़ना पसंद है, आर्टिकल पढ़िए, जीएस पढ़ना पसंद है, जीएस पढ़िए। और मॉक मैंने देखा कि उसमें ना साइड पे टाइमर होता है, तो उससे क्या होता है ना, आपके अंदर एक वो आता है कि नहीं अच्छा 2 घंटे का मॉक है, खत्म होगा तभी तो उठूंगा। वो टाइमर आपको ना उतने लंबे समय तक कंटिन्यू करने में बहुत मदद करता है। तो यही चीज़ मैं अपनी क्लास में बताता हूँ। कोशिश करिए कि उन टाइम पे ऐसा ना करिए कि कोई आज मैं सीरीज, चलो मिर्ज़ापुर देखने शुरू कर देता हूँ, हैं पंचायत देख लेता हूँ, विनोद को देख लेता हूँ, तो उससे क्या होगा ना कि आप 2-3 दिन और ख़राब कर दोगे तो और ज़्यादा गिल्ट में आ जाओगे।
बहुत ही ज़्यादा लंबा स्ट्रेच आ गया तो भले ही एक दिन का कंप्लीट ब्रेक ले लिया, कहीं घूमने चले गए, वो बात हो रहा है। लेकिन अगर नॉर्मली ये हर 10-15 दिन वाला शॉर्ट टाइम जो बैक लगता है अपने को, वैसा वाला है, तो कोशिश करिए कि उस दिन कुछ प्रोडक्टिव करिए, ठीक है। और इसके अलावा अपनी जो स्ट्रेटजी है, जैसे मैथ्स इंग्लिश, उस पर आने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि होता क्या ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है तैयारी को लेके वो है कि गाइडेंस है। क्या चीज़, सिलेबस एक लिमिटेड है, लेकिन है क्या, जब बच्चे के पास गाइडेंस नहीं होती ना तो वो बड़ा वेवर करता है। वो कभी कुछ पढ़ेगा, कभी कुछ पढ़ेगा, कभी कोई बुक्स देखेगा, मतलब एक टीचर से पढ़ रहे हो, आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी सोचेगा नहीं उस टीचर की वीडियो देख लेता हूँ। तो ऐसा कोई गाइडेंस का सोर्स, कोई टीचर हो या कोई और आपके फ्रेंड्स का कोई ग्रुप हो जहाँ से आपको ऐसा लगा कि यार इसने मेरी तैयारी को ना बड़ा स्ट्रक्चर्ड कर दिया, बड़ा कंसाइज कर दिया, कि मुझे बता दिया कि मुझे क्या पढ़ना है। ऑब्वियसली सर इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है। मतलब जैसे टीचर्स का रोल होता है, आप अच्छे ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छी है, सेम टाइप के हैं, जो वो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वो सीरियस है, आप भी अगर उस वे में करोगे तो आप भी सीरियस हो जाओगे। तो वही है सर कि आप अगर जैसे मेरे केस में सर, मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था द पंडित्स नाम से, तो उसमें सर मेरे को यही हुआ कि डेली शेड्यूल मिल जाता था और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते थे सर। सारा जो भी होमवर्क होता था वो कंप्लीट करता था सर। रोज़ मॉक्स देता था, उसके स्कोर कार्ड शेयर करने होते थे, फिर देखते थे कि रैंक लिस्ट में मेरा कहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ। तो वही लगता था कि यार जो मेरे से ऊपर है उससे और बेहतर करना है, जहाँ जहाँ मेरी शॉर्टकमिंग्स है उसको और बेहतर करना है। तो उसी में दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। तो वही है कि मतलब मैंने एक तरह से ऐसा हो जाता था कि 15-15 दिन घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, इसी में लगा हुआ हूँ, मतलब और मेरे को कुछ करना था ही नहीं इसके अलावा। तो वही है कि सर एक शेड्यूल्ड हो जाता है ना आपका तैयारी, एक स्ट्रक्चरल हो जाता है तो फिर बहुत सही रहता है। नहीं तो फिर वही होता है कि आप हमेशा कभी लगेगा पढ़ रहे हैं, कभी लगेगा चलो छोड़ो यार अब 2 दिन बाद पढ़ेंगे, तो ब्रेक आने के बाद फिर बहुत दिक्कत होता है फिर से वापस लौटने में। तो वही है कि मेरा जो ग्रुप है, अच्छे फ्रेंड सर्कल आपके रहे, टीचर्स आपको अच्छे मिले, तो होता है कि वो आपको बहुत फ़ायदा करता है और फिर आपको अपने आप लगने लगेगा कि हाँ अब हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे ही लगता है कि कैसे जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, इस बार दिए नहीं हुआ, मेंस में छट रहे हैं, ऐसे ही होते रहेगा आपके साथ, हम हर साल ऐसे ही होगा। वही है कि एक बार आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, फिर हो ही नहीं सकता कि आपका ये ना हो पाए। बेसिकली समझ ही गए होंगे कि एवरीथिंग इज़ हार्ड वर्क। जब तक आप खुद डेडिकेटेड मैनर के अंदर नहीं उतरेंगे ना उस चीज़ में, तो वो जो होता है ना 15 दिन में बने इंस्पेक्टर, 7 दिन में बने इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ है नहीं भाई। अगर आपको वाकई में ही दुनिया से कुछ अलग चाहिए तो फिर आपको दुनिया से अलग हटके मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। 15-15 दिन घर से बाहर नहीं निकल रहे, 7-7 8-8 घंटे मौके लगाए जा रहे हैं। तो एक इसमें मुझे बड़ा रोल लगता है कि आपका सर्कल कैसा है। अब कई बच्चे लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेते हैं, लाइब्रेरी ऐसी ज्वाइन कर लेते हैं जिसके अंदर मतलब सब अपना सो रहे हैं जाके, या बस वाईफाई चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं। Yes. तो ग्रुप मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपस में compete करने की जो स्पिरिट होती है ना, हमारे टाइम पे जैसे ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, Yes. तो सब ऑफलाइन संडे वाला वो जरूर देते थे कि उसमें क्या होता था ना, रैंक कितनी आई, उससे एक अंदर जील आती है कि नहीं नेक्स्ट टाइम मुझे इससे बेटर करना है। तो वो बड़ी ज़रूरी है कि आप अपना गोल डायरी, जैसे आपको गोल वो ग्रुप पे आ गया कि आज का ये गोल है, आज इतना लगाना है, तो उससे क्या होता है ना, विल बनती है कि नहीं यार बाकी सब कर लेंगे। तो कंपटीशन की जो स्पिरिट है वो तैयारी को ना मेंटेन करने में बड़ी हेल्प करती है, बशर्ते ग्रुप ऐसा हो जो वाकई में पढ़ने वाला हो। तो अब अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं ना, जैसे मैथ्स के लिए आपने कैसे पढ़ा, कौन से आपने बुक्स सॉल्व किए हैं, ठीक है। और एक बेसिकली मैथ्स को लेके ना मुझे लगता है कि एक ट्रिक्स का, या कह लो एक कैलकुलेशन की ट्रिक्स का बड़ा हुआ है कि कैलकुलेशन अलग से, मतलब आप 3 घंटे दिन में कैलकुलेशन की ट्रिक्स याद कर रहे हैं। तो ऐसी मतलब इनके बारे में आपका प्रिपरेशन में आपने क्या महसूस करा? तो 2-3 चीज़ें हैं, 3 सवाल है मेरे मैथ्स को रिलेटेड। एक तो पहला कहाँ से पढ़ा, दूसरा क्या आपने बुक्स यूज़ करी थी, और तीसरा कैलकुलेशन वगैरह ये जो चीज़ें हैं उनको आपने कैसे स्ट्रॉन्ग करा? सर तो मेरा मैथ्स मैंने एडवांस पढ़ा है सर पवन राव सर से, ठीक है। अर्थमेटिक जो है वो मैंने 2-3 टीचर से पढ़ा है, कुछ टॉपिक कहीं और पढ़ लिया, कहीं और पढ़ लिया। से आभास सैनी से मैंने पढ़ा है सर अर्थमेटिक, फिर अभिनय सर से पढ़ा, कुछ गगन प्रताप सर से पढ़ लिया। तो ऐसे ही करके मैंने कंप्लीट किया है सर मैथ्स। और फिर बुक की बात है तो मैंने 7300 जो एक आती है राकेश यादव पब्लिकेशन की, तो वो मैंने लगाई है पूरी। और फिर एक पिनाकल आपकी आती है 6800 प्लस क्वेश्चंस होती है, तो TCS वाली, तो वो मैंने है ना बना रखा है और मैंने 2-3 बार उसको कंप्लीट कर लिया है। मैं जब भी मैथ्स बनाता था तो टाइमर लगा के बनाता, चाहे PYQ बनाओ या कुछ भी बनाओ,
मैं हमेशा मोबाइल में टाइमर लगा देता था, उसके बाद ही सॉल्व करता था। और रही बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन तो सर वही है कि इन द प्रोसेस वो अपने आप हो जाता है, कुछ उसके लिए अलग करना नहीं पड़ता है। वो फिर आप दिन भर में 200 सवाल लगाओगे तो ऑटोमेटिकली, वो भी टाइमर के साथ, तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो आपको सेकेंडरी चीज़ है, उसके लिए कुछ अलग से कैलकुलेशन के लिए कुछ अलग से नहीं किया, वो प्रैक्टिस से ही इतना हो गया कि वही फ्लो बन गया, नेचुरल जैसे होता ना कि ये चीज़ आपके ब्लड में आ गई, वैसा वाला। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई समझ गए होगे कि ये वो पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है ना। जो टीचर्स हैं, जिनसे भी स्टूडेंट पढ़े, और मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में बोलता हूँ कि मेन तो देखो क्रेडिट होता है बच्चे का। टीचर मुझे लगता है शायद 5% पे आता है, 85% होता है स्टूडेंट्स की मेहनत, 5% होता है उनके एटमॉस्फेयर, कैसे दोस्त थे उनके, 5% उनकी फैमिली का सपोर्ट कह लो, पुश कह लो। फैमिली का सपोर्ट होता है बेसिकली फैमिली कितना प्रेशर बना रही है आप पे, वही सपोर्ट है फैमिली का। उसको सपोर्ट समझा करो, प्रेशर मत समझा करो। 5% में टीचर्स आएंगे और उसमें भी बढ़ जाएंगे इंग्लिश वाला, मैथ्स वाला करके, तो 1% रोल है टीचर का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो क्रेडिट देते हैं तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और चीज़ें क्या हैं कि कोशिश यही रहेगी मेरी कि ये इंटरव्यू जो आगे कोई भी इंटरव्यू, वो आपको ऐसा ना लगे कि कोई अपन पेड प्रमोशन कर रहे हैं, वो जेन्युइन आपको उससे कुछ आउटपुट निकले, आपके पास कुछ वैल्यू एडिशन हो। ठीक है, उसके अलावा जैसे इंग्लिश के लिए क्या किया, जैसे 3 पोर्शन है, ग्रामर, वो क्या है, बारसी, तो उसके अंदर अपन ने क्या क्या किया? सर इंग्लिश के लिए तो मैंने सबसे पहले क्लास लगाई थी सर, आपकी क्लास लगाई थी जो अनअकैडमी पे आती है सर। 2020 में मैंने आपकी क्लास को पूरा कंप्लीट किया था। ठीक। देन उसके बाद सर ग्रामर तो पोर्शन हो गया सर। बाकी रीडिंग तो मेरे को शुरू से आदत था, तो मैं बस आर्टिकल पढ़ता था सर। कॉम्प्रहेंशन वगैरह जो मॉक्स में आती थी वो सॉल्व करता था सर। तो कॉम्प्रहेंशन वगैरह वाला पार्ट मेरा ऑटोमेटिकली हो गया सर, वो मतलब उसके लिए दिक्कत नहीं हुआ। रही बात रीडिंग ही मेन है, रीडिंग नहीं करोगे तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी। वो आपको कुछ सिखा नहीं सकता है, टीचर हल्का सा गाइड कर सकता है कि अच्छा पहले क्वेश्चन देख लो, फिर पैसेज देख लो, मेन तो समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक अंडरस्टैंडिंग आपका नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। फिर अब ये रही बात वोकैबुलरी की, तो चूंकि रीडिंग कर रखा था तो एमबी वगैरह देखता था तो ऑलमोस्ट 50 to 60% वो हो रखे होते थे, क्योंकि रीडिंग था। तो और कुछ नहीं था तो मैं क्या करता था, उसको एक लिस्ट में नोट कर लेता था, और जितने भी लॉन्ग मैन डिक्शनरी जो सर ने बताया था क्लास के दौरान, उसको उसके स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास रखता था और बार बार उसी को रीड करता था। और दिन रात मतलब अब रोड पे भी चल रहा है तो उसको लेके चल रहा है कि हाँ भाई देख रहे हैं उसको, वो फिर सबकॉन्शियस लेवल में चला गया था। फिर ऐसा हो गया था कि कोई क्वेश्चन आता था तो पहले मेरे को सेंटेंस याद होता था, अच्छा ये वाला था, तो फिर ऑटोमेटिकली हो गया, बहुत ईजी हो गया था प्रोसेस। और फिर कोशिश करता था मैं, जैसे मेरे को यूट्यूब में कमेंट करने के बहुत आते थे, तो मैं हमेशा इंग्लिश में लिखता था, जो भी वोकैबुलरी वगैरह है वो यूज़ कर लेता था वहीं पे, तो उसी से प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती थी और वो फिर बहुत सही हो गया था सर, दिक्कत नहीं होती। वो क्या मतलब मुझे लगता है सारा रिवीजन का गेम है। कितनी बार आप एक उस वर्ड को रिवाइज करते हो ना, कहीं भी आप जा रहे हो वहाँ पे आप उसको डिक्शनरी में रिवाइज कर रहे हो या अपने पीडीएफ से रिवाइज कर रहे हो। यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग तो सर ऐसा कुछ अलग किया नहीं सर, मतलब वो तो पहले ही मॉक्स लगाता था तो मेरे को ईजिली 50 में 40-42 आ जाते थे। कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम था तो उसकी वही यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेता था सर। तो रीजनिंग वैसे ही हुआ मेरा, कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं किया रीजनिंग के लिए सर। रीजनिंग मेरी ठीक ठाक थी तो हो गया रीजनिंग। और जीएस जो आज की डेट में सबसे डराती है बच्चों को, उसमें अपने मार्क्स कितने आए और उसके लिए क्या क्या किया बेसिकली? जीएस में सर ऑब्वियसली मेरे को भी डराया हुआ पार्ट था मेरे बहुत वीक थी जीएस वाली पार्ट मेरी। मेरे मार्क्स थे मात्र 27 या 28 हैं। और मैंने जो है जीएस पूरा पढ़ा भी नहीं था एक्चुअली। मेरा करंट अफेयर्स सही था सर। करंट अफेयर्स मैंने जो डॉक्टर गौरव पढ़ाते हैं उनसे पढ़ा था, टॉप 300 वाली जो आती है उनकी सीरीज़। और हिस्ट्री मैंने पढ़ रखा था अभिषेक सुमन सर से, और पॉलिटी मैंने पढ़ा था अंकित अवस्थी सर से। बस बाकी ज्योग्राफी और इकॉनमी मैंने शायद छुआ भी नहीं था, मेरे को याद भी नहीं है। और स्ट्रैटेजी के पार्ट भी मैंने गौरव से किया था। कहने का मतलब कि जितना पढ़ा उतना अच्छे से पढ़ लिया ताकि उसका क्वेश्चन आए तो फंसे। ये नहीं कि हम सारा दिन जीएस को पढ़ रहे हैं और फिर वो आरओआई उसका सही नहीं निकला, इनपुट आउटपुट रेशो सही नहीं निकल रहा है। तो यही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ जब वो जीएस के लिए सजेशन मांगते हैं कि आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए कि पॉलिटी का सिलेबस थोड़ा छोटा है और कंपैरेटिवली क्वेश्चंस एक आधे फंसी जाते हैं, तो पॉलिटी कर लिया, बायोलॉजी कर लिया। तो ऐसे आप अगर उसको सब्जेक्ट स्पेसिफिक बना के चलेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। यस। और अब लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे होता ना कि जब आप तैयारी शुरू करते हो तब आपका एक पैटर्न होता है तैयारी करने का, लेकिन आने वाले 6-7 महीने में आपको कुछ अपनी गलतियां समझ में आती हैं कि यार ये चीज़ें ना मैं मिस्टेक कर रहा हूँ,
इनकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है। तो ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स थी जो आपको बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे ऐसे शायद मैं ये चेंजेस लेके आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? और वही बेसिकली आप लोगों के लिए भी भाई की तरफ से सलाहें रहेंगी कि वो गलतियाँ आप ना करें, है ना। पहले ही अगर सीख मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी गलती तो था कि मैं कभी प्रीवियस ईयर लगाता नहीं था, मतलब ऐसे ही रैंडमली पढ़ रहा हूँ। आज मैथ्स पढ़ा तो दिन भर मैथ्स पढ़ लिया, इंग्लिश छू नहीं रहा हूँ एक सप्ताह से। मतलब मेरा पढ़ाई बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल भी नहीं था, हैपहज़ार्ड मैनर में कुछ भी पढ़े जा रहा हूँ, मॉक्स लगाया नहीं, पता नहीं चल रहा है कि मेरे को किस लेवल पे जाके मेरे को लिमिट करना। अब जैसे मान लो कि मैथ्स में पढ़ रहा हूँ, मैं ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी ये आदत थी ना कि मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद कैट जैट के लेवल के क्वेश्चंस बनाने लगता था। तो वही है कि जब तक आप प्रीवियस ईयर मॉक्स नहीं दोगे तो आपको पता नहीं है कहाँ जाके आपको लिमिट होना है। तो वही है कि PYQ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको होता है प्रिपरेशन के दौरान। जब तक आप वो नहीं करोगे तो आपको बाउंडेशन पता नहीं चलेगा किस बाउंड्री पे जाके आपको खुद को रोकना है। तो PYQ जो मैं पहले नहीं करता था, इस वजह से मेरी सिलेक्शन रुक जाती थी। हालांकि मेरा प्रीलिम्स हर बार हो जाता था, बट वही है कि PYQs सॉल्व नहीं करने की वजह से मेरी लास्ट में जा करके फाइनल नहीं हो पाता था। तो वही है कि मैंने 2019 के बाद इसका जो अहमियत है उसको समझा, एंड देन फिर मैं PYQs पे सोली फोकस किया। उस पर PYQ मैं कोई छोड़ता नहीं था। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है, इफ़ कॉन्सेप्ट इज़ अ किंग प्रैक्टिस इज़ अ क्वीन, ऐसा बोला जाता है हम लोग में। तो वही है कि आप प्रैक्टिस बहुत करो। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आप नहीं हो पाएगा। आप में भी प्री निकाल लो, मेंस निकाल लो, बट फाइनल सिलेक्शन जाके रुक जाओगे, या हो भी गया तो आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो वही आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। और अच्छे ग्रुप बनाओगे तो ऑब्वियसली आपका सर्कल सही रहेगा। तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपना प्रिपरेशन करते रहोगे। तो वही है कि अपना सर्कल अच्छा बनाओ, प्रैक्टिस करो, सब अपना हो जाएगा। और यही है कि एक साल अगर डेडिकेटली तैयारी कर लिया आप सीरियसली, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसे आपको पता होगा कि CGL का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है ना। हाँ सर। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या लगता है कि बच्चों को कैसी, क्योंकि देखो पता किसी को भी नहीं है, टीचर्स भी सब अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बच्चा क्या अपनी तैयारी में चेंजेस करे ताकि वो उस पैटर्न को अच्छे से अडॉप्ट कर पाए? सर जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने तो दिया नहीं है 2022, मेरे को लगता है कि जो प्रीलिम्स जो हुआ करता था उसको और आपको बेहतर तरीके से करना होगा, क्योंकि वही सारे सिलेबस है सर। वही है कि आपको थोड़ा इन डेप्थ हो सकता है आपसे पूछे क्वेश्चंस। तो वही है कि आप जो भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, GS पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। आप GS पार्ट को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो GS जो है वो उस पर आप अच्छा पकड़ बनाइए। और बाकी मैथ्स जो है वो तो कर ही रहे थे मेंस के लिए, उससे ज़्यादा कुछ होना है नहीं। इंग्लिश में भी वही होगा, रीजनिंग भी वही है कि थोड़ा आपको और बेहतर करना पड़ेगा। पजल्स वगैरह में हो सकता है कि आपको बैंकिंग का प्री लेवल का आपको में भी करना पड़े, तो वो सब आप करिए। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चेंजेस आएगी, वो तो खैर कहने की बात है, बट मेरे को लगता है कि ज़्यादा चेंजेस आएगी नहीं, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस GS पे आपको फोकस और करना पड़ेगा। मेनली जो हमारा भी एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि यार इतने ज़्यादा चेंजेस जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि अपने को कोई कैट की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, या सारा ही बैंकिंग वो अपना बैंकिंग के बड़ी बड़ी पजल्स वो सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने लग गए, वैसा अगर कुछ देना होता तो प्री में अपने को उसका हिंट दे दिया जाता। प्री वही लेवल का आया, हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछने के तरीके को चेंज किए। तो अभी और टाइम भी तो लिमिटेड है ना, इस 2 महीने में अगर आप अपनी अप्रोच चेंज कर दोगे तो मुझे लगता है कि आप रेस से वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो अभी जो पढ़ रहे हो उसी को मन लगा के पढ़िए। तो आज हम मिले हैं आशुतोष से, और कोशिश ऐसी करी गई है कि कुछ ऐसी बातें करी जाएं जो बेसिकली आपका जिनमें फ़ायदा हो, आप उनसे कुछ सीखने को मिले आपको, या कोई ऐसी चीज़ें जो आपको तैयारी में जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए आप देख सकते हैं कि भाई ने कैसे उन चीज़ों को टैकल किया, तो आप भी उन चीज़ों में आपको भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि इंटरव्यू सेशन अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक, वो आपको पता ही है एल्गोरिदम के लिए जो करना होता है ना। और आगे के लिए आशुतोष आपको ऑल द बेस्ट। अभी तो दिल्ली रहना है MEA की अगर पोस्टिंग आ गई है तो मिलते रहेंगे, है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।